नमस्कार साथियों, मैं रामभजन मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 17 का, जिसका नाम है सहायता अनुदान आदि। इसके अंदर कुल 14 नियम है। नियम संख्या 279 से 293 तक हम बात करने वाले हैं। और ये जो अध्याय संख्या जो 17 है, ये जीएफएनआर का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आपका जीएफएनआर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम है सहायता अनुदान। सहायता अनुदान का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस नियम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पूरी सहायता अनुदान के बारे में बात की गई है कि सहायता अनुदान कौन स्वीकृत करेगा, कितना स्वीकृत करेगा, सारी बोल वचन हम पढ़ेंगे। सहायता अनुदान क्या होता है इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट अगर आपको कोई राहत के रूप में कोई पैसा देती है तो उसको हम बोलते हैं सहायता अनुदान। ठीक है। जैसे अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो किसानों को 2,000 रुपये जो दिए जाते हैं ना, साल के अंदर दो हज़ार की कई सारी किस्तें दी जाती है, साल भर के अंदर 3-4 किस्तें दी जाती है, तो वो एक सहायता अनुदान है एक तरह से। और इसी प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा जो महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं अभी चले थे 24 अप्रैल से 30 जून तक, तो उसके अंदर जो सिलेंडर था वो 1100 साढ़े 1100 रुपये का आता था। उसके अंदर सरकार क्या करती है, 610 रुपये का अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सहायता अनुदान, यानी ग्रांट्स इन एड। तो ये एक प्रकार के मुफ्त के अंदर दिया जाता है। ये सरकार की कृपा के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कितना देना चाहती है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे कि जो सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट हैं उनको क्या मिलता है, सहायता अनुदान। यानी कि सहायता अनुदान की ज़रूरत पड़ती है कई सारे डिपार्टमेंट को। कई सारी वित्तीय संस्थाएं होती है, कई सारे जो निजी व्यक्ति होते हैं, निजी संस्थान होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या देती है, सहायता अनुदान देती है। जैसे राजस्थान के अंदर अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियां यहाँ पर पैसा लगाती है और अपना बिजनेस शुरू करती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या देती है, उनको अनुदान देती है। उनको कहती है कि आप जो 100 रुपये का आपका खर्च आएगा, वो उसमें से हम आपको 60 रुपये लौटा देंगे। यानी कि जो 60 रुपये जो लौटाए जाएंगे वो क्या है, सहायता अनुदान। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्यों देगी, किस प्रकार देगी। और ये गवर्नमेंट सहायता अनुदान देने से पहले उस संस्थान की या फिर उस व्यक्ति की या फिर उस डिपार्टमेंट की वित्तीय स्थिति देखेगी। उसमें ये चेक करेगी कि इस व्यक्ति को या फिर इस संस्थान को वास्तव में कितनी ज़रूरत है सहायता अनुदान की। अगर उसकी वित्तीय स्थिति खराब है तो उसको ज़्यादा सहायता अनुदान मिलेगा, जिसकी वित्तीय स्थिति थोड़ी ठीक है तो उसको कम सहायता अनुदान मिलेगा। तो उनकी ऑडिट वगैरह की जाती है। उनके जैसे बैलेंस शीट, कोई भी संस्थान है अगर उसको अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा तो अनुदान देने से पहले सरकार उसके लेखे जो होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्राप्ति एमवे जो खाता होता है, उन सब की ऑडिट की जाती है। उसके अकॉर्डिंग, उसकी वित्तीय स्थिति के अनुसार उसको सहायता अनुदान दिया जाता है। तो इसमें बता रखा है नियम संख्या 279 में कि यह अध्याय किसी प्राधिकारी के विवेकाधीन जो निधियां हैं उनमें से निम्न को सहायता अनुदान, अंशदान, छात्रवृत्ति, वजीफा या फिर वे से संबंधित है। इसमें निम्न को यानी कि किसको सहायता अनुदान की बात की गई है, जैसे स्थानीय निकाय हो गया, कोई निगम हो गया, बोर्ड हो गया, कंपनी, धार्मिक सार्वजनिक क्लब, इसके अलावा प्रदर्शनियाँ और मेले। तो इनको सहायता अनुदान जब गवर्नमेंट देगी तो इसमें यही बता रखा कि यह अध्याय किसी प्राधिकारी की विवेकाधीन निधियों में से, जो भी निधियाँ होती है, जो फंड्स होते हैं, उनमें से इनको क्या दिया जाता है, सहायता अनुदान दिया जाता है। सहायता अनुदान दिया जाता है, अंशदान भी दिया जा सकता है, छात्रवृत्ति, वजीफा, वे इनसे रिलेटेड है ये नियम। तो ये 279 के अंदर बताया गया है कि सहायता अनुदान किसको दिया जाएगा और क्या क्या दिया जाएगा और उसके किस प्रकार की निधियाँ किसके अंडर में रहेगी। मोटी मोटी मैन बात आपको ये समझनी है कि इनको सहायता अनुदान दिया जाएगा तो उससे संबंधित क्या नियम वगैरह होते हैं। सहायता अनुदान मैंने आपको बता दिया कि सहायता अनुदान क्या होता है। नियम संख्या 280 में बता रखा है कि सहायता अनुदान, अंशदान आदि की स्वीकृति हेतु सामान्य सिद्धांत, यानी कि सामान्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं कि अगर किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, मेले वगैरह को अगर सहायता अनुदान गवर्नमेंट देती है तो उसके सामान्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं, वो 280 सब क्लॉज 1 में बता रखा है। इसमें बता रखा है सबसे पहले कि अनुदान सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजना के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो अनुदान होता है वो गवर्नमेंट द्वारा जो अनुमोदित जो विशिष्ट योजना होती है, गवर्नमेंट ने जिन योजनाओं को अनुमोदन दे दिया, जिन योजनाओं को, तो वो योजना चलेगी तो उस योजना के आधार पर क्या करवाया जाएगा, अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी विभाग के नियमों में अन्य कोई प्रावधान हो तो अनुदान इन नियमों के अनुसार दिया जाएगा। ये चीज़ मान लो किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी विभाग के लिए अलग से कोई नियम बनाया गया है, गवर्नमेंट ने नियम बना दिया इस विभाग के लिए, भाई इस विभाग को इस प्रकार से सहायता अनुदान मिलेगा, तो उस नियमों के अकॉर्डिंग उसको सहायता अनुदान दिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया यही है कि अनुदान जो होता है सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजना के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा, विशिष्ट योजना के आधार पर। लेकिन यदि किसी विभाग के लिए अलग से कोई नियम बनाए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको सहायता अनुदान दिया जाएगा। तो 280 सब क्लोज 1 हमारा हो गया। 280 सब क्लोज 2 की बात करें तो इसमें बता रखा है कि अनुदान स्वीकृति के प्रत्येक आदेश में
यानी कि जितनी बार अनुदान स्वीकृत किया जाएगा, जो आदेश जारी करेगी गवर्नमेंट, उसके प्रत्येक आदेश में निम्न का अंकन होना चाहिए। यानी कि ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। क्या क्या लिखी होनी चाहिए कि अनुदान स्वीकृति का उद्देश्य, यानी कि अनुदान स्वीकृत क्यों किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, और अनुदान से संबंधित क्या क्या शर्तें रहने वाली है, वो पहले ही मेंशन कर दी जाती है। 280 सब क्लॉज 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि जो निजी संस्थाएं होती हैं, यहाँ पर निजी संस्थाओं की बात की गई है। निजी संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किए जाने से पूर्व निम्न बिंदुओं की जांच कर लेनी चाहिए। क्या क्या जांच कर लेनी चाहिए कि इनको सौंपे गए कार्य हेतु अनुभव एवं प्रबंध की क्षमता की जांच कर लेनी चाहिए कि निजी संस्था जो कोई काम करेगी उसको हम क्या दे रहे हैं, सहायता अनुदान दे रहे हैं। तो वो पहले उनकी अनुभव देख लेना चाहिए कि इसने इस फील्ड के अंदर काम भी किया है या फिर नहीं किया है, इनके पास प्रबंध की क्षमता यानी कि मैनेजरियल कैपेसिटी कैसी है, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। मान लो उनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है, तो फिर सरकार का सहायता अनुदान बेकार चले जाएगा। इसके अलावा बता रखा कि इन संस्थाओं द्वारा राशि का उपयोग वांछित उद्देश्य हेतु ही लिया गया, इसकी भी जाँच करनी चाहिए कि सरकार ने सहायता अनुदान दे दिया, लेकिन वांछित उद्देश्य यानी कि जिस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ने अनुदान दिया, क्या उसी के लिए इसका उपयोग किया गया या नहीं किया गया, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। 280 सब क्लॉज 4 की बात करें तो इसमें बता रखा कि अनुदान राशि की मात्रा, यानी कि अनुदान राशि की मात्रा का भुगतान किस प्रकार होगा उसके बारे में बताया गया है कि किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि का भुगतान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जितनी राशि उस वर्ष में खर्च हो सके उतनी राशि का भुगतान होना चाहिए। यानी कि जिस वित्तीय वर्ष के अंदर जितनी राशि उपयोग में ली जाएगी उतना ही सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा सहायता अनुदान दे दिया और वो खा पी के मौज करे, ठीक है। लेकिन निम्न कार्यों या फिर सेवाओं में भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से किया जा सकता है। जैसे भवन जल प्रदाय योजनाएं जो होती है, इनके मामले में जो अनुदान का भुगतान होता है वो सक्षम अधिकारी द्वारा अपने विवेक से किया जा सकता है, कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अनुदान के बिल पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुदान का जो बिल होगा, जो बिल पास होगा उसके बाद में अनुदान मिलेगा, तो अनुदान का बिल जो जिस पर हस्ताक्षर होंगे जिस अधिकारी के, उसको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें हुआ, पहली है कि अनुदान राशि को उसकी ज़रूरत से पहले ही कहीं आहरित तो नहीं कर लिया गया। मान लो अनुदान आज दे दिया और वो काम आएगा 10 दिन बाद, लेकिन जो संस्था ने अनुदान लिया वो आज ही उसको निकाल के वो खा पी के मौज कर रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और मार्च माह में अनुदान के भुगतान में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्च माह के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार के फाइनल डाटा वगैरह तैयार किए जाते हैं और उसमें आर्थिक वित्तीय स्थिति के अकॉर्डिंग भुगतान के मामले में निर्णय लिया जाता है। तो मार्च के महीने के अंदर अनुदान के भुगतान के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। 280 सब क्लॉज 5 की बात करें तो इसमें बता रखा कि अनुदान राशि जारी करने से पूर्व बॉन्ड भरवाना। अब ये बॉन्ड भरवा लिया जाता है अनुदान राशि से पहले। क्यों भरवाया जाता है, क्योंकि अनुदान की राशि जारी करने से पूर्व अनुदान प्राप्तकर्ता व्यक्ति से 2 व्यक्तियों की सिक्योरिटी के साथ परिशिष्ट नौ के अंदर, क्या बोला मैंने, परिशिष्ट नौ के अंदर इस बात का बंध पत्र प्राप्त करना चाहिए। किस बात का बंध पत्र प्राप्त करना चाहिए कि अनुदान प्राप्तकर्ता निर्धारित तिथि तक अनुदान की शर्तों का पालन करेगा। अगर वो अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था अगर अनुदान सहायता अनुदान की राशि जो ले रही है, अगर वो अनुदान की शर्तों की पालना करेगी तो ही उसको उसमें बॉन्ड के अंदर ये भरा जाएगा कि अगर वो शर्तों को मान लेती है तो उसको सहायता अनुदान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शर्तों का पालन न करने पर अनुदान प्राप्तकर्ता एवं प्रतिभूति देने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से पूर्ण राशि ब्याज सहित सरकार को लौटाएंगे। यदि उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया है तो फिर अनुदान की राशि ब्याज सहित वापस उनको गवर्नमेंट को लौटानी पड़ेगी। तो इस प्रकार का उनसे एक बंध पत्र भरवा लिया जाता है कि अगर आप ये इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ही हम आपको मतलब आपको अनुदान तो दे देंगे, लेकिन आपको फिर अनुदान लेने के बाद में इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने इन शर्तों का पालन नहीं किया तो फिर आपको वापस अनुदान गवर्नमेंट को लौटाना पड़ेगा और ब्याज सहित। 280 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज सेकंड में बता रखा कि उपरोक्त दिशा निर्देश निम्न संस्थानों पर मान्य नहीं है। यानी कि जो ऊपर वाले जो बॉन्ड वाले जो सिस्टम अपने अभी पढ़ा वो निम्न संस्थानों पर मान्य नहीं है, यानी कि इनके लिए बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई अर्ध सरकारी संस्थान हो गया और सरकारी सहायता प्राप्त कोई भी बॉडी है, निकाय है, उनके लिए ये वाले मान्य नहीं है। अब अर्ध सरकारी संस्थान क्या होता है ये इसके बारे में बता रखा कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो अधिनियम 1958 के अधीन जो भी स्वायत्तशासी जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो इसके रूप में अर्ध सरकारी संस्थान के रूप में अगर वो रजिस्टर्ड है तो उनके ऊपर बॉन्ड की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त निकाय जो गवर्नमेंट जो कई प्रकार की बॉडी होती है वो गवर्नमेंट से बार बार अनुदान लेके अपना काम चलाती है, तो उनके लिए भी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बता रखा कि राज्य सरकार से नियमित यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले जो संस्थान होते हैं उनके लिए बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। और या फिर जिनका वार्षिक बजट सरकार
द्वारा अप्रूव किया जाता है, जिनका बजट ही सरकार द्वारा अप्रूव किया जाता है, तो उनके लिए बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। या फिर उस निकाय के प्रबंधन मंडल में अगर सरकार का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो भी उसके लिए बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ऐसे ही सहायता अनुदान दे दिया जाएगा। 280 सब क्लॉज 3 में बताएगा कि प्रतिभूतियों की आवश्यकता नहीं यदि अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत हो तो दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बॉन्ड तो भरना पड़ेगा, लेकिन 2 प्रतिभूतियों जो 2 सिक्योरिटीज़ की बात की गई है उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब वो अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो। 280 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज 4 में बता रखा है कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा बॉन्ड भरे जाने अथवा नहीं भरे जाने का डीडीओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सहायता अनुदान मिल के साथ संलग्न किया जाएगा। उसमें डीडीओ हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र देगा कि इसके अंदर बॉन्ड की ज़रूरत है या नहीं। 280 सब क्लॉज 5 में बता रखा है कि बॉन्ड पर लगने वाली जो स्टाम्प ड्यूटी होगी उसका खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संगठन द्वारा वहन नहीं किया जाएगा, वो गवर्नमेंट उसका खर्चा वहन करेगी। इसके अलावा 280 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज 6 में बता रखा कि ऑडिट किए हुए लेखा विवरण, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी वित्तीय संस्थान या फिर व्यक्ति को जब गवर्नमेंट सहायता अनुदान देती है तो उसके जो लेखा विवरण होते हैं, जो उसके बुक्स वगैरह होती है, तो उनकी क्या की जाती है, ऑडिट की जाती है। ऑडिट करने के बाद में ही उसको सहायता अनुदान दिया जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, ये ABCD बिल्कुल ईजी है, एक बार पढ़ लेना आप, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 280 सब क्लॉज 6 में बता रखा कि ऑडिट के लिए प्राधिकारी, यानी कि ऑडिट के लिए प्राधिकारी कौन कौन रहेगा, ऑडिट किसके द्वारा की जाएगी, किस अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी। तो इसमें बता रखा कि वित्तीय लेखों की ऑडिट भारतीय अंकेक्षण एंड लेखा विभाग जो होता है उसके द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है, किसी रजिस्टर्ड CA द्वारा भी ऑडिट करवाई जा सकती है। 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली जो लघु संस्थाएं होती है उनके लिए तो वित्त विभाग यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उससे अनुमोदित पैनल जो होता है उसमें शामिल राजस्थान लेखा सेवा के जो अधिकारी होते हैं के सेवानिवृत्त जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी ऑडिट करवाई जा सकती है, उनको CA की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अनुमोदित पैनल का मतलब क्या है? अनुमोदित पैनल में कौन कौन रहेगा, उनकी एज क्या रहेगी? अनुमोदित पैनल का मतलब है कि ये पैनल 3 वर्ष के लिए होगा और उसमें 65 वर्ष की आयु तक के लिए एक बार में 2 वर्ष तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 280 सब क्लॉज 7 की बात करें तो इसमें बता रखा कि सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी आदेश की प्रति निम्न को देगा। यानी कि जो सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाला जो अधिकारी है, सहायता अनुदान स्वीकृत होने के बाद में उस किसी संस्थान विशेष को क्या मिल जाएगा, सहायता अनुदान, तो वो सहायता अनुदान जो स्वीकृत करने वाला जो प्राधिकारी है उसका जो एक ऑर्डर निकलता है तो उस ऑर्डर की कॉपी निम्न को देगा। एक कॉपी तो AG राजस्थान को देगा और एक कॉपी निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग यानी राजस्थान को देगा। इसको LFID भी बोलते हैं, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ये 2 जगह जाएगी कॉपी। इसके अलावा है नियम संख्या 281, इसमें बता रखा है कि सामान्यतः विशिष्ट परियोजनार्थ, अब यहाँ पर विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए इसमें बता रखा है कि सामान्य विशिष्ट परियोजनार्थ स्वीकृत प्रत्येक अनुदान निम्न शर्तों के अधीन होगा। यानी कि विशिष्ट परियोजना के लिए यदि कोई अनुदान स्वीकृत किया गया है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होगी, इसमें पहला बता रखा है यदि अनुदान स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा वे हेतु समय सीमा तय नहीं की गई है तो अनुदान राशि को उचित समय में नियत प्रयोजन पर ही व्यय किया जाएगा। यदि अनुदान स्वीकृत प्राधिकारी यानी कि जिस अनुदान को जिस प्राधिकारी ने स्वीकृत किया है उसके द्वारा उस अनुदान को स्वीकृत करने हेतु यदि समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट तय नहीं की गई है, यानी कि उसने ये नहीं बताया कि आपको जो अनुदान मिल रहा है वो कब तक आपको खर्च करना है, तो इस अनुदान की राशि को उचित समय में नियत प्रयोजन पर यानी कि जिस प्रयोजन के जिस काम के लिए वो राशि ली गई है उस पर ही व्यय किया जाएगा। अब यहाँ पर उचित समय का मतलब GFR के अंदर माना गया 1 वर्ष। इसमें बता रखा कि अनुदान राशि का कोई भाग यदि उसी प्रयोजन पर व्यय नहीं किया गया है तो सरकार को समर्पित किया जाएगा। मान लो किसी को 50 रुपये अनुदान मिल गया और उसने 25 रुपये क्या कर लिए खर्च, तो बचे बाकी के 25 वो सरकार को रिफंड कर दिए जाएंगे, सरकार को समर्पित कर दिए जाएंगे। अनुदान की राशि से प्राप्त संपत्तियां, अनुदान मिलने के बाद में जिस संस्थान ने जो संपत्तियां अर्जित की है उस अनुदान की राशि से, तो इसमें बता रखा कि अनुदान की राशि से प्राप्त संपत्तियां सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुदान स्वीकृति के उद्देश्य से भिन्न प्रयोग में नहीं ली जाएगी और न ही अन्य प्रकार से निस्तारित की जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट ने मान लो किसी संस्थान को अनुदान दे दिया, उसको पैसा दे दिया और उस पैसे से क्या किया, उसने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो उस बिल्डिंग का उपयोग वो उसी काम के लिए प्रयोग लेगा जिसके लिए अनुदान मिला है। ऐसा नहीं कि उसने लाइब्रेरी खोल दी और पैसा कमा रहा है और उसका बेच भी नहीं सकता, उसका नीलामी वगैरह भी नहीं करवा सकता, किसी प्रकार से उसका अन्य प्रकार से निस्तारण नहीं किया जा सकता। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें है अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान से इस बात का शपथ पत्र लिया जाएगा कि उन्होंने अनुदान की वे सभी शर्तें मंजूर है जिनसे संपत्तियों का अर्जन होता है। ये शर्तें उनसे पहले ही मंजूर करने के लिए फॉर्म भरवा लिया जाता है। 5वां है राजकीय अनुदान से अर्जित 1000 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां, पूंजीगत प्रकार की चल अचल संपत्तियों का विवरण अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा एक रजिस्टर में संदर्भित किया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने के बाद में जो अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था होती है उसके द्वारा 1000 रुपये से अधिक मूल्य की जो भी संपत्तियां उसने अर्जित की है उसके लिए वो एक अलग से रजिस्टर बनाएगा जिसके अंदर मेंशन कर देगा कि मैंने 1000 रुपये से अधिक की कौन कौन सी संपत्तियाँ अर्जित की है। यह रजिस्टर प्रत्येक स्वीकृति प्राधिकारी के लिए अलग अलग बनाया जाएगा और इस रजिस्टर की एक प्रति वार्षिक आधार पर यानी कि वर्ष में एक बार जो स्वीकृति प्राधिकारी होता है अनुदान को जिसने स्वीकृत किया है उसको क्या की जाएगी, भेजी जाएगी, प्रेषित की जाएगी। नियम संख्या 282 इसमें बता रखा है कि उचित समय का अर्थ, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उचित समय का मतलब माना जाता है 1 वर्ष JFNR के नियम के अंदर। तो इसमें बता रखा है कि उचित समय क्या माना जाएगा, अनुदान स्वीकृति की तिथि से जिस तिथि को अनुदान स्वीकृत किया गया है उसके 1 वर्ष का समय क्या माना जाता है, उचित समय माना जाएगा। अनुदान स्वीकृत किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसके बारे में बता रखा है कि संबंधित कार्य की 1 वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि जिस कार्य के लिए अनुदान दिया जाएगा वो 1 वर्ष की आवश्यकता के अनुसार पहले उसको अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि एक साथ ही पूरा अनुदान उनको ठोक दिया और वो खा पी के मौज कर रहे हैं। तो 1 वर्ष की आवश्यकता के अनुसार उनको अनुदान दिया जाएगा, फिर बाद में उसको ज़रूरत पड़ेगी तो और अनुदान दे दिया जाएगा। तो इसमें यही बता रखा है कि अनुदान स्वीकृत किया जाएगा तो संबंधित कार्य की 1 वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, चाहिए अवधि किसी वित्त वर्ष की समाप्ति की सीमा से अधिक हो। यानी कि इसमें वित्त वर्ष को इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ पर 1 वर्ष का ध्यान रखा जाएगा कि अनुदान स्वीकृत की तिथि जो होती है उसके 1 वर्ष के भीतर जिस काम के लिए जितना अनुदान की जरूरत होगी उतना ही अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें तरह का लेकिन स्वीकृत किया गया कुल अनुदान में से उतनी ही राशि का भुगतान संबंधित वित्त वर्ष में किया जाएगा जितनी राशि का खर्चा उस वित्त वर्ष में होना है। अब यहाँ पर वित्त वर्ष के मामले में जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है तो इस वित्त वर्ष के अंदर कितना खर्चा आएगा तो वो तो इस वित्त वर्ष के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अगर देखो एक तो होती है अलग से एक सामान्य 1 वर्ष होती है, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, वो जनवरी से दिसंबर तक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक होती है 1 वित्त वर्ष, तो वित्त वर्ष के हिसाब से भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और वर्ष के हिसाब से भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। इस प्रकार के मामलों में वित्त वर्ष की समाप्ति पर बची हुई शेष राशि को रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर ये अपने ऊपर पड़ा था ना अभी कि 1 वर्ष के हिसाब से भी उसको अनुदान दिया जाएगा, 1 वर्ष में कितना खर्चा आएगा उतना ही अनुदान दिया जाएगा। लेकिन अगर वित्त वर्ष की बात की जाए तो वित्त वर्ष में जितना खर्चा होगा वो उतना ही पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना आप, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो इसमें अगर वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद में भी अगर राशि बच जाती है तो फिर वो रिफंड नहीं की जाएगी, वो काम में ले ली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फिर 1 वर्ष की भी बात की गई है। अनुदान की स्वीकृतियों में ये भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि अनुदान वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यवगत नहीं होगा। उसमें ये भी लिख दिया जाएगा कि अनुदान की स्वीकृति में ये भी लिखा जाएगा कि अनुदान वित्त वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है उसकी वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद में भी अनुदान लैप्स नहीं होगा। यानी कि उसको फिर बाद में जो गवर्नमेंट 1 वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद में जो अनुदान देगी उसमें ऐड हो जाएगा और बाद में काम ले लिया जाएगा। अनुदान की वह राशि जो खर्च नहीं की गई है उसको समर्पित किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद में उसको समर्पित किया जाएगा। जो राशि काम नहीं ली गई है उसको, और किसको समर्पित किया जाएगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने मान लो किसी संस्थान को 50 रुपये अनुदान दे दिया और उसने 20 रुपये काम में ले लिए तो 30 रुपये फिर वापस उसको लौटाना पड़ेगा। कब लौटाना पड़ेगा, 1 वर्ष के पश्चात, अगर उसका प्रोजेक्ट काम पूरा हो गया तो। वे स्वीकृतियाँ जिनमें अनुदान राशि का उपयोग वित्त वर्ष के दौरान ही किया जाना आवश्यक है। यानी कि वो स्वीकृतियाँ, अनुदान की वो स्वीकृतियाँ जिसमें अनुदान की राशि का उपयोग वित्त वर्ष के दौरान यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच किया जाना है, तो उनमें वित्त वर्ष की समाप्ति पर खर्च न की गई जो राशि होती है यानी कि अव्यतीत जो राशि होती है वह सरकार को समर्पित की जाएगी, या फिर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अगले वित्त वर्ष के अनुदान में उसका समायोजन किया जाएगा। तो ये स्वीकृति प्राधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका समायोजन भी कर सकता है अगले वित्त वर्ष के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी जो नियम बचे हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। और ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो गए होंगे वो 1 वर्ष और वित्तीय वर्ष के मामले में।
नियम संख्या 283 में ये बताया गया है कि भवन हेतु अनुदान, यानी कि किसी संस्थान को अगर बिल्डिंग बनाने हेतु गवर्नमेंट ने अगर कोई अनुदान दिया है, सहायता दी है, तो स्वीकृत करने के क्या क्या सिद्धांत रहेंगे, यानी कि अनुदान देने से पहले क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बता रखा कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए ही भवन हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाना चाहिए, यानी कि उसको जितने क्षेत्रफल पे उसको बिल्डिंग बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको अनुदान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको 200-400 गज की बिल्डिंग बनानी है और पैसा दे दिया 1000 गज के हिसाब से, नहीं, जितनी क्षेत्रफल में उसको बिल्डिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग उसको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान स्वीकृति आदेश में एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि जो भवन के किराए में सरकार के हिस्से का दावा सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि अनुदान स्वीकृत करते समय एक शर्त यह भी जोड़ी जाएगी कि भवन बनाने के बाद में जो किराया आएगा उस संस्थान के पास, तो उसमें सरकार को कितना मिलेगा, ये वाली शर्त भी जोड़ देनी चाहिए कि 50-50 मिलेगा या फिर 50-60 मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा। सरकार के हिस्से का दावा 2 स्थितियों में सुनिश्चित किया जाएगा। अब वो स्थितियाँ कौन कौन सी है? सरकार के हिस्से का दावा, यानी कि सरकार के हिस्से का जो किराया प्राप्त होगा वो 2 परिस्थितियों में उसका निर्धारण किया जाएगा, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। कब कब? जब भवन का अनुदान स्वीकृति के उद्देश्य से भिन्न जगह प्रयोग किया जाए। मान लो किसी संस्थान को कोई बिल्डिंग बनाने तो सरकार ने पैसा दे दिया कि वो अब यहाँ पर रिफाइनरी का काम करेंगे। अब उन्होंने मान लो धंधा कोई और दूसरा चालू कर दिया, जैसे मान लो उन्होंने लाइब्रेरी खोल ली, तो रिफाइनरी का काम तो हुआ नहीं। तो इसमें बता रखा कि जब भवन का अनुदान स्वीकृति के उद्देश्य से भिन्न जगह प्रयोग किया जाए, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है उस उद्देश्य के अलावा उन्होंने लाइब्रेरी खोली, यानी कि दूसरा उन्होंने उद्देश्य से काम शुरू कर दिया है, तो इस दिशा में क्या होगा कि सरकार का जो हिस्सा जो किराया आएगा उसका निर्धारण कर लिया जाएगा कि इसमें गवर्नमेंट को अब इतना पैसा मिलेगा, यदि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। जब भूमि का आवंटन मुफ्त में किया गया हो तथा उससे किराया प्राप्त हो, जब गवर्नमेंट ने मान लो बिल्डिंग बनाने तो भूमि फ्री में दे दी, तो वहाँ पर फिर वो संस्थान बिल्डिंग बनाएगा खुद के पैसों से, फिर उसके बाद में वहाँ पर अगर उसको अर्निंग हो रही है उस संस्थान को, तो गवर्नमेंट उसमें भी अपना हिस्सा लेगी। ठीक है, तो इसमें बता रखा है नोट लगा के कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, जो हमने ये 2 शर्तें पढ़ी, इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट के माध्यम से पालना करवाई जाएगी, और पालना करवाने हेतु इन दोनों शर्तों का उल्लेख बॉन्ड में भी होना चाहिए। अगर बॉन्ड में शर्तों का उल्लेख नहीं है तो फिर सरकार हार जाएगी केस को, तो पहले ही जो संस्थान होता है उससे बॉन्ड भरवा लिया जाता है और बॉन्ड के अंदर इन जो शर्तें होती है इनको मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों शर्तें हैं, इनको मेंशन बॉन्ड के अंदर करवा लिया जाएगा, उसके बाद में ही फिर उसको अनुदान दिया जाएगा। नियम संख्या 284 इसमें बता रखा है कि निम्न प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने किसी संस्थान को क्या दे दिया? अनुदान दे दिया। क्या दे दिया? अनुदान। अब बाद में उस अनुदान को लेने के बाद में उस संस्थान ने अनुदान का कितना उपयोग किया, क्या क्या संपत्तियां बनाई उसने, तो उसके बाद में जो भी उसने उपकरण खरीदे तो उनका क्या उपयोग किया, उनकी क्या उपयोगिता रही, तो उसका एक उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसमें यही बता रखा कि निम्न प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो कौन कौन से वो प्रकरण हैं जिनमें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है? A, B, C। अब इसमें देखो, यहाँ पर विशिष्ट प्रयोजनार्थ, यहाँ पर सामान्य प्रयोजनार्थ, यहाँ पर विशिष्ट प्रयोजनार्थ, ये मेन डिफरेंस है तीनों में। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें क्या क्या बता रखा है। पहला है पंचायत समिति या फिर जिला परिषद के लिए विशिष्ट परियोजनार्थ जारी किए गए अनुदान की दिशा में उपकरणों की जो खरीद की गई है अनुदान से या फिर भवनों का निर्माण किया गया है उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन अगर विशिष्ट परियोजना के लिए अगर उनको अनुदान दिया गया, तो विशिष्ट परियोजना का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रयोग के लिए उनको अनुदान मिला है। तो और मान लो जनरली सामान्य रूप से उनको ऐसे अनुदान दे दिया कि वो अपना संचालन कर लें, किसी भी काम में उपयोग कर लें, तो उसमें फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद को विशिष्ट परियोजना के लिए अगर अनुदान दिया है, तो अनुदान लेने के बाद में पंचायत समिति या फिर जिला परिषद द्वारा उपकरणों की खरीद की गई है या फिर भवनों का निर्माण किया गया है, तो उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को बताना होगा कि हमने इस चीज़ का ये उपयोग किया। बी में बता रखा कि दिनांक 31 मार्च 1970 या फिर इसके बाद जारी अनुदान हेतु नगर पालिका द्वारा भी उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाया सरकार को दिया जाएगा। परंतु नियम 285/4 में उल्लेखित जो सामान्य प्रयोजनों के हेतु जारी अनुदान होते हैं उनके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ने की बातें, इसमें सिंपल है सारा सही।
और अगला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ये कुछ अकादमी है, ये फिर विश्वविद्यालय है, तो इनको विशिष्ट परियोजनार्थ स्वीकृत अनुदानों के लिए, मान लो उन्होंने उपकरण की कोई खरीद की है, फिर भवनों का निर्माण किया, तो उसके लिए भी इनको उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 285 निम्न प्रकरणों में जारी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों पढ़ लेना आप। इनमें अनुदान लेने के बाद में संस्थान को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं सरकार को। ये चारों सिंपल एक बार पढ़ लेना आप। 286 इसमें बता रहा है कि वह प्राधिकारी जिसको उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाएगा, यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा। तो 286 सब क्लोज 1, 286 सब क्लोज 2 में क्या बता रखा है, पहले 86 सब क्लोज 1 की बात कर लेते हैं। 286 सब क्लोज 1 इसमें बता रखा है कि जब अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान की ऑडिट LFAD द्वारा नहीं की जाती हो। LFAD का मतलब होता है निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, यानी कि जब अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान, जिस संस्थान ने अनुदान प्राप्त किया, यदि उसकी ऑडिट अनुदान प्राप्त करने के बाद में यदि LFAD द्वारा की जाती है तो उस दशा में क्या होगा, और यदि उसकी ऑडिट LFAD द्वारा नहीं की जाती है तो उस दशा में क्या होगा, ये दोनों बता रखे हैं। तो जब ऑडिट LFAD द्वारा नहीं की जाती है तो इस दशा में क्या होगा कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को दिए गए अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। जिस यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र की बात की गई है, यानी कि देखो इसमें ऐसे समझो कि वह प्राधिकारी जिसको उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाएगा, यानी कि कैसे भेजा जाएगा और कौन भेजेगा, उसका यहाँ पर चैनल बता रखा है। यदि ऑडिट LFAD द्वारा नहीं की जाती है किसी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान की, तब अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान क्या करेगा, उसको दिए गए अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे भेजेगा। जो अनुदान को स्वीकृत करने वाला जो प्राधिकारी है वो डायरेक्ट AG को भेज देगा। AG राजस्थान, यानी कि महालेखाकार राजस्थान को भेज देगा। अभी यहाँ पर LFAD ऑडिट नहीं कर रही तो उसको भेजने की कोई जरूरत नहीं है, उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभी यहाँ पर ऑडिट LFAD द्वारा की जा रही है तो इस दिशा में क्या होगा कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पहले LFAD को भेजा जाएगा और फिर LFAD क्या करेगी, AG राजस्थान को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेगी। 286 सब क्लोज 3 में बता रखा कि पंचायत समितियों या फिर जिला परिषदों को विशिष्ट परियोजनार्थ दिए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे भेजा जाएगा। इसमें विकास अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी को भेजेगा, उसके बाद में ये जिला स्तरीय अधिकारी AG राजस्थान को भेजेगा। 286 सब क्लोज 4 में बता रखा कि 1 अप्रैल 1970 को या इसके बाद 1 अप्रैल 1970 को या इसके बाद नगर पालिकाओं को जारी अनुदानों की दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे भेजा जाएगा, ये बता रखा अधिशासी अधिकारी द्वारा इसको भेजा जाएगा और इसके द्वारा इसको भेजा जाएगा। 286 सब क्लोज 5 में बता रखा कि सहायता अनुदानों की स्वीकृति में परियोजना एवं समय संबंधी शर्त होने पर प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में तैयार किया जाएगा और 1 प्रति AG को, 1 प्रति प्रशासनिक विभाग को, 1 प्रति ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग को और 1 प्रति संबंधित कार्यालय में रखी जाएगी। तो इसमें अगर सहायता अनुदान की स्वीकृति के में अगर मान लो परियोजना, यानी किस परियोजना के लिए सहायता अनुदान दिया गया है और कितने समय में उसको उपयोग करना है, तो इन चीज़ों की शर्त है, तो फिर प्रमाण पत्र जो होगा उपयोगिता प्रमाण पत्र वो 4 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। और किस किस को भेजा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, 1-1 कॉपी भेजी जाएगी 4 विभागों को। नियम संख्या 287 में बता रखा कि सार्वजनिक निकायों को सहायता अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान करने में स्वीकृति प्राधिकारी को निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए। यानी कि जो लोकल बॉडी होती है उनको सहायता अनुदान दिए जाने से पहले स्वीकृत और भुगतान करने में, यानी कि जो स्वीकृत प्राधिकारी होते हैं जो सार्वजनिक निकायों को जो जितने भी लोकल बॉडी होती है उनको जो सहायता अनुदान मिलेगा, तो उस टाइम जो सहायता अनुदान स्वीकृत प्राधिकारी होता है उसको कुछ निर्देशों की पालना करनी चाहिए। वो कौन कौन से निर्देश हैं, सबसे पहले ए में बता रखा कि एक बार सहायता अनुदान स्वीकृत होने पर स्वीकृत प्राधिकारी के उत्तरदायित्व, यानी कि उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बन जाएगी। तो इसमें बता रखा है कि GA 118 में बिल प्रस्तुत कर कोषागार से राशि का आहरण करेगा और राशि को आहरण करने के बाद में क्या करेगा, वो आहरित राशि का भुगतान किसको करेगा, अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को भुगतान कर देगा। अब बता रखा कि राशि के आहरण से पहले यह सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा अनुदान की शर्तों को पूर्ण स्वीकार कर लिया है या फिर नहीं किया गया, इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी। सी में बता रखा कि अनुदानों का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, उसी के द्वारा, किसके द्वारा, स्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर ये बता रखा कि स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश को पालन करना चाहिए अनुदान स्वीकृत करने से पहले, वो इसके बारे में बता रखा है। 288 में बात करें तो इसमें बता रखा कि स्वीकृति प्राधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व क्या क्या रहेंगे, वो इसमें बता रखे हैं। क्या क्या है
कि विशिष्ट परियोजनार्थ व्यय में शामिल शर्तों के संबंध में एजी को प्रमाण पत्र देगा। ठीक है, यह प्रमाण पत्र देने से पहले प्राधिकारी अनुदान की शर्तों की पालना को देखेगा। अनुदान राशि के व्यय का निरीक्षण या फिर अंकेक्षण का विवरण रिपोर्ट में भी दर्ज करेगा। आवर्ती सहायता अनुदान। आवर्ती सहायता अनुदान का मतलब है कि जो अनुदान जो बार बार दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आवर्ती सहायता अनुदान। तो आवर्ती सहायता अनुदान के लिए प्रथम वर्ष में निर्धारित अवधि के अंदर देय सभी किस्तों पर स्वीकृति प्राधिकारी यह प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करेगा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रथम वर्ष के बाद भुगतानों के लिए पूर्व स्वीकृति अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करना पड़ेगा। 289 में बता रखा कि पंचायत समितियों जिला परिषदों को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले इनको राशि ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? योजना के संचालनकर्ता विभाग के एचओडी द्वारा, यानी कि जिस विभाग के द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है तो उस विभाग का जो एचओडी होगा, यानी कि जो विभाग अध्यक्ष होगा, उसके द्वारा क्या किया जाएगा? राशि ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव किया जाएगा। यदि प्रत्येक योजना के संस्थापन प्रभारों के संबंध में कोषागार द्वारा किसी माह के अंत में अगले माह के संस्थापन प्रभारों के लिए राशि जारी कर दी जाएगी। इनको राशि हस्तांतरित की जाएगी। कैसे की जाएगी? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राशि हस्तांतरित की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी और निर्धारित लेखा शीर्ष में की जाएगी, त्रैमासिक आधार पर की जाएगी और योजना के अनुसार की जाएगी, योजनावार की जाएगी। तो ये पंचायत समितियों और जो जिला परिषदें होती हैं, इनको अनुदान जारी करने की प्रक्रिया थी। इसको आपको रटने के साथ में समझना पड़ेगा। 290 की बात करें तो इसमें बता रखा कि सहायता अनुदान का पीडी खाते के माध्यम से भुगतान। पीडी का मतलब होता है पर्सनल डिपॉजिट, यानी कि निजी निक्षेप खाता। तो सहायता अनुदान का पीडी खाते के माध्यम से भुगतान कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस विभाग को अगर सहायता अनुदान चाहिए तो उसका पीडी खाता खोल देती है और उसके अंदर पैसा डाल देती है। फिर वहाँ से वो क्या करेंगे कि वो पैसा निकालते रहेंगे, जो अनुदान के रूप में उनको पैसा मिला, और वो काम करते रहेंगे। तो इसमें बता रखा कि जिला कोषागारों में जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोषागार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जिला कोषागार। ठीक है, तो जिला कोषागारों में निजी निक्षेप खाता खोलना होगा। और इसमें बता रखा कि सहायता अनुदान के रूप में सरकार से राशि प्राप्त करने वाले संस्थान जिला कोषागार में अपना निजी निक्षेप खाता खोलेंगे। उसके बाद में इसमें सरकार अनुदान की राशि डाल देगी। सरकार के द्वारा दी गई अनुदान की राशि इस खाते में जमा की जाएगी। ठीक है, पीडी खाते में आदि की राशि को संस्थान के अनुरोध पर सरकार द्वारा ब्याज युक्त जमा खाते में रखा जा सकेगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट से अगर वो संस्थान रिक्वेस्ट करे कि हमारे को पीडी खाते से राशि निकाल कर किसी ऐसे अकाउंट में जमा करा दे जिसमें हमारे को ब्याज भी मिल जाए इस राशि के ऊपर, तो इसमें सरकार के अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है। नियम संख्या 291 इसमें बता रखा छात्रवृत्तियाँ या फिर स्टाइपेंड। इसमें सब क्लॉज एक में बता रखा कि शैक्षिक जो छात्रवृत्तियाँ और जो स्टाइपेंड होते हैं उनके बिल GA 119 में तैयार किए जाएंगे, या फिर सरकार द्वारा AG की सलाह से कोई अन्य प्रपत्र बना रखा तो उसके अंदर बिल तैयार किए जाएंगे। यदि छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में कोई शर्त हो तो प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी बिल पर यह प्रमाणित करेगा, क्या प्रमाणित करेगा? कि उसने शर्तों की पालना सुनिश्चित कर ली है। नियम संख्या 292 विवेकाधीन अनुदान। विवेकाधीन अनुदान का मतलब है कि जो अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होता है वो अपने विवेक के अनुसार अनुदान को स्वीकृत कर सकता है। तो 292 में विवेकाधीन अनुदानों की बात की गई है। इसमें बता रखा है कि विवेकाधीन अनुदानों के संबंध में स्वीकृति सक्षम अधिकारी के आदेशों से स्वीकृति की जाएगी और सरकार के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। यानी कि सरकार के निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी और सक्षम अधिकारी के आदेशों से ही क्या किया जाएगा? विवेकाधीन अनुदानों के संबंध में स्वीकृति जारी की जाएगी। सरकार के निर्देशों में अनुदान स्वीकृति का प्रयोजन व शर्तों का अंकन किया जाएगा। सरकार के जो निर्देश होते हैं उनमें सरकार द्वारा क्या किया जाएगा कि अनुदान स्वीकृति का प्रयोजन, यानी कि अनुदान जो स्वीकृत किया गया उसका कहाँ प्रयोग किया जाएगा और उसमें कौन कौन शर्तें रहेगी उसका भी अंकन कर दिया जाएगा। ये अनुदान अनावर्ती होंगे, यानी कि बार बार नहीं दिए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि 1 महीने बाद दे दिया, फिर 1 महीने बाद दे दिया, फिर 1 महीने बाद दे दिया, नहीं, ये कभी भी दिए जा सकते हैं, कभी भी रोके जा सकते हैं। ये अनावर्ती प्रकार के होते हैं, अर्थात इसके बारे में भविष्य के उत्तरदायित्व की कोई वचनबद्धता नहीं होती। भविष्य के अंदर सरकार वचन नहीं देगी कि हम आपको फिर से अनुदान देंगे या फिर बार बार देंगे। नियम संख्या 293 इसमें बता रखा कि अन्य अनुदान, उपरोक्त अनुदानों के अलावा जो अनुदान होंगे उनको बोले हैं अन्य अनुदान। तो उपरोक्त नियमों में वर्णित अनुदानों के अलावा अन्य अनुदान या फिर सहायता
कैसे स्वीकृत की जाएगी, सरकार के विशेष आदेशों से स्वीकृत की जाएगी। ये थैंक यू, यहाँ पर थैंक्स लिख रखा है मैंने, यहाँ पर द एंड, यानी कि आपकी GFNR कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, थोड़ा फास्ट मोड पे भी चला हूँ और थोड़ा होमवर्क भी दिया आपको, तो इसमें थोड़ा थोड़ा भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, तो उससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और आप दोनों सब्जेक्टों को तैयार करें। मैं जल्दी एक आपको स्ट्रेटजी वाला वीडियो बना के दूंगा कि RSR और GFNR को और अच्छे तरीके से कैसे नियंत्रित करें, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे कि मेरे RSR और GFNR में 25 में से 25, 25 में से 25, यानी कि RSR के 25 सही थे, GFNR के 25 सही थे, 50 आते थे, 50 सही थे, मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। और मैं आपको और भी स्ट्रेटजी बताऊँगा, तो आप मेरे इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से कोई गलती हुई तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, प्लीज़ माफ़ कर देना। कोई गलती हुई है तो मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया। कई सारी विकट परिस्थितियाँ आई है, लेकिन मैंने उन परिस्थितियों का भी सामना किया और मैंने आपका भी ध्यान रखा, और माइंड के एक हिस्से के अंदर मैंने आपके बारे में भी सोचा। और आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने शुरुआत कर दी है तो फिर मैं आपको बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये RSR और जो GFNR का जो ये एक बहुत ही मैकेनिज़्म था, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। और ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे चैनल पे मुझे मैसेज कर दें। उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि सभी स्टूडेंट्स की समस्या को एक साथ मैं लूँगा और उसके बाद में मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आपका भी सोल्यूशन हो जाए और मैं भी थोड़ा खुश रहूँ कि हाँ, मतलब जो स्टूडेंट है उनको नॉलेज पास हो रही है। तो मैं आपसे फिर यही करूँगा कि इस दरमियान इस सफ़र के अंदर अगर मेरे से कोई गलती हुई है, कभी आपको कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमेशा खुश रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। मेरे से जितनी और मदद हो पड़ेगी मैं आपकी मदद करूँगा। ये आपकी GFNR कंप्लीट हो गई है, आपके RSR मैंने पहले से कंप्लीट करा दी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।